हेलो बच्चों, स्वागत है आपका निशांत सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर तरीके से मेहनत के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आता कितने नंबर का है ना, और इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, है ना। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में कुल 4 अंकों का आएगा, 4 अंकों का आएगा, जिसमें आपसे कुल प्रश्न जो है वो 3 पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे? तो 3 प्रश्नों में जो 2 प्रश्न हैं वो आपसे 1 अंक के, 2 प्रश्न 1 अंक के, 1 अंक के, मतलब 2 अंक तो यहां से हो गए। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 अंक का, 2 अंक का, ठीक है। आप कुल अंक आपके 4 आएंगे बेटा। 4 अंकों का चैप्टर है जिसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपके 1 नंबर से, जिनमें एक ऑब्जेक्टिव होगा अबसद वाला, एक बिल्कुल अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर 1-2 लाइन में देना होगा आपको, और एक प्रश्न जो है आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा। अच्छा मेरे लाडलू, ये भी फिक्स है कि ये क्वेश्चन आने कहां से है? जो पहले 2 क्वेश्चन है 1 अंक के, ये आपके 1.1 एक्सरसाइज में से ही आ जाएंगे, और जो 1 अंक प्रश्न है 2 अंक का, ये आपके 1.2 एक्सरसाइज में से आएगा। तो फिक्स है कहां से आने हैं, यानी 1.1 एक्सरसाइज आपकी ये भी 2 अंक की है, और 1.2 जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से पूछा जाना है ना बच्चों। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कहां से आएगा और कितने नंबर का आएगा। यानी 1.2 से केवल एक प्रश्न आएगा, वो 2 अंक का आएगा, और 1.1 में से 2 प्रश्न आएंगे, दोनों प्रश्न 1-1 अंक के आएंगे, ठीक है। और 1.1 में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो 1.1 में बेटा हम संख्याओं के बारे में, संख्या के प्रकारों के बारे में, जैसे पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना। इन संख्याओं से आएगा एक प्रश्न, और एक प्रश्न आपका एचसीएफ और एलसीएम से आएगा, ठीक है। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के ऐसे आएंगे। उसके बाद जो 1.2 एक्सरसाइज है, इससे आपका एक प्रश्न आएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला आएगा, फिक्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं से पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं, जो दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो कितने प्रकार की होती है। संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, नंबर्स। अच्छा, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो संख्याएं 2 प्रकार की होती है, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक तो जो आप इस साल पढ़ने वाले हो और पिछले साल भी पढ़ चुके हो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और एक होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ये आप अगले साल अगर आप गणित सब्जेक्ट लेते हो, मैथमेटिक्स लेते हो, तो 11th में आप इसे पढ़ोगे। इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स। ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स। ये आप 11th में पढ़ते हो, और ये आपने 9th में भी पढ़ी है, और इन्हें आप इस वर्ष भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है पूर्णांक संख्याएं, एक तो होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। उम्मीद करता हूं आप लोग रजिस्टर लेके बैठे होंगे नोट करने के लिए। एक होती है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। और एक होती है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं।
जिन्हें हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। हम बारी बारी दोनों की बातें करेंगे बेटा। पूर्णांक संख्याएं जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक पूर्ण धन अंक, ऐसे अंक जो पूर्ण हो, पूरे पूरे हो। पूरे पूरे जैसे कि क्या संख्या एक पूरा पूरा नहीं है, क्या है? पूरे पूरे होने से हमारा मतलब है बेटा जिसमें दशमलव नहीं आता हो। एक, दो, तीन, चार, क्या ये पूरी पूरी संख्याएं नहीं है? ऐसे इनफाइनाइट तक। अच्छा, क्या जीरो पूरी संख्या नहीं है? अच्छा, माइनस लगा दे तो सर -1 भी पूरा है, पूर्ण संख्या है, पूरा है मतलब पूर्णांक है। -2, -3, इस प्रकार माइनस इनफाइनाइट, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को अब हम वर्गीकरण करेंगे। पूर्णांक संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे तो पहला वर्गीकरण सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्राकृत संख्या है। तो चलो याद कीजिए, किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? बोलो लाडलो। बोले सर बोलेंगे भी तो आप तक आवाज नहीं आएगी। तो देखो, प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेरे लाडलो नेचुरल नंबर्स। सब जानते हो कहां से होते हैं? पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जो संख्या है वो क्या है? हमारी प्राकृत संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हो? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हो? इन्हें इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में सर जीरो और ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। देखो, जितनी भी पूर्ण संख्याएं सब पूर्णांक संख्याओं में मिल जाएगी आपको। तो धरती पे जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सब क्या है? एक प्रकार की पूर्णांक संख्याएं। क्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो भी पूर्णांक संख्याएं हैं क्या? तो बिल्कुल है सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं क्या? तो हमारा आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो जीरो भी आता है लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। परंतु जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो सारी हमारी क्या है बेटा? पूर्ण संख्याएं है ना। आपसे सत्य ये आपसे ये 4-5 कथन देके आपसे पूछ सकता है, बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम विषम संख्याएं आप लोग जानते हो इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं। हम चलते हैं अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है अभाज्य संख्याएं? सर हम जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, ये सब क्या है? प्राइम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? तो सुनना बेटा ध्यान से। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का या स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा तीसरी किसी भी संख्या का भाग न जाए, क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे कि 2 में स्वयं 2 का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। इसके अलावा 5, 3, 7 ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या हुई? तो बोलिए साथ के साथ। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें, या फिर ऐसी संख्याएं नहीं करके ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाए व ये स्वयं का भाग जाए, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए
एग्जाम्पल क्या, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, आप लोग सब जानते हो, 17, 19, ETC, है ना। इस प्रकार आगे चलती रहेगी। अब वही प्रश्न मैं दोबारा पूछने वाला हूं, क्या सारी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या सारी अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। देखो जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी प्राकृत संख्याओं में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या जितनी भी अभाज्य संख्या होती है पूर्ण संख्याएं होती है क्या? तो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो अवश्य रूप से पूर्ण संख्या भी होगी ही होगी। ठीक है, डाउट क्लियर करते चलना। अब हम अभाज्य संख्या की एक और परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो हमें अवश्य याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो वो परिभाषा क्या है? परिभाषा बताने से पहले पहले आपको दो चीजों में अंतर पता होना चाहिए। एक तो किसी भी संख्या के गुणनखंड होते हैं, दूसरा एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में आपको अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं एक संख्या लेता हूं 12। 12 के मुझे दो चीजें, 12 के एक तो मैं बोलूं गुणनखंड क्या होंगे, और एक प्रश्न में करूं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड, तो ध्यान से सुनना मेरे लाडलू। गुणनखंड क्या होता है? 12 के किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित करती हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका भाग दी गई संख्या में जाता हो, क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। जैसे 12 के गुणनखंडों की बात करें तो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका 12 में भाग जाता हो पूरी बार। तो क्या 12 में 1 का भाग नहीं जाता? क्या जाता है। 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, और 12 का खुद का भी जाता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 कौन सी संख्याएं होगी? क्या कहलाएंगी? 12 के गुणनखंड कहलाएंगे, न कि अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? सर जो गुणनखंड है उनमें अभाज्य संख्याएं क्या क्या है? 2 व 3 अभाज्य है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 और 3 अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे? 12 के 2 व 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 आएंगे, न कि 1, 4, 6 और 12। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने 9th में गुणनखंड निकालना भी सीखा है, मैं 12 के एक बार आपको गुणनखंड निकाल के बताता हूं, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 2 होती है, उस 2 का भाग देते हैं 12 में। तो अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 2 जा रहा है सर, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। अच्छा, इस 6 में फिर कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के लिए चेक करो, 2 का जा रहा है सर। अब क्या आया? 3। तो सब क्या इसमें 3 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं। तो फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। तो हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जा रहा है सर, कितनी बार? 1 बार। बस जब तक 1 नहीं आ जाता हम भाग देते रहेंगे और फिर रुक जाएंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मैं बोल सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3। यानी 12 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 आई संख्या, 2 और 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नजर नहीं है। जबकि केवल गुणनखंडों की बात करूं तो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के गुणनखंडों में कुल कितनी संख्याएं? कुल 6 संख्याएं। जबकि अभाज्य गुणनखंडों में कितनी संख्याएं? केवल 2, 2 व 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की दूसरी परिभाषा की, कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बोले सर 2 गुणनखंड? हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला बेटा, केवल 2 गुणनखंड, है ना। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ में आ गया। तो देखो, जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिखी है 2, 3, 5,
इनके कितने गुणनखंड है? दो में एक भाग तो एक से भाग जाता है दो में, एक दो से भी भाग जाता है दो में, तो इसके केवल दो ही गुणनखंड है। इसी प्रकार 3 के भी केवल दो ही गुणनखंड है। इसी प्रकार 5 के भी केवल दो ही गुणनखंड है, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे कौन सी भी आप अभाज्य संख्या ले सकते हो दुनिया की, उसके हमेशा केवल कितने गुणनखंड आएंगे? दो। न दो से ज्यादा आएगा न दो से कम आएगा। चलो हम ये परिभाषा लिखते हैं। ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, न ज्यादा न कम, केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है ना। केवल दो गुणनखंड हो। उदाहरण मैंने ऊपर लिख रखे हैं तो दोबारा हम उदाहरण नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब इसके नीचे जो है हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, है ना। शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, हालांकि मैंने परिभाषा बोल दी है तो आप लोगों ने लिख ली होगी, आई होप। अब इसके बाद हमें भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये भी पढ़नी है, लेकिन अब मेरे पास बोर्ड पे जगह है नहीं, तो हम पहले इन पूर्णांक संख्याओं में अभी और संख्याएं लिखेंगे। इससे पहले हम दशमलव संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो दशमलव संख्याएं किसे कहते हो? उदाहरण, दशमलव संख्याएं आप सब जानते हो, 1.2 हो गया, 2.333333, ऐसी इस प्रकार की अगर कोई दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है, 1.2 भी दशमलव संख्या है। इसी प्रकार 2.5911736921 ऐसे चलती जाए तो हमारी दशमलव संख्याएं, ये सभी दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं को भी विभाजित किया जाता है। तो दशमलव संख्याओं को किस प्रकार विभाजित करते हैं? तो ध्यान से सुनना। ये दशमलव संख्या, ये और ये, इन तीनों में क्या अंतर है? तो ये ऐसी दशमलव संख्या है जिसका दशमलव प्रसार एक अंक के बाद रुक जाता है, या हो सकता है 2 अंक के बाद रुक जाए, 3 अंक के बाद रुक जाए, पर दशमलव प्रसार रुक जाए। एक तो ऐसे दशमलव संख्या है जिनका दशमलव प्रसार रुक जाता हो, एक कुछ पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं तक दशमलव प्रसार चलता हो, उसके बाद रुक जाता हो। और एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद भाग चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद भाग रुक जाता है कुछ संख्याओं के बाद, वो तो कहलाती शांत दशमलव। नाम से ही पता लग रहा है, शांत, जो शांत होकर रुक जाए वही शांत दशमलव। इसके बाद ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं रुकने का नाम न ले, यहां भी रुकने का नाम नहीं ले रही और यहां भी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो इन्हें बोलते हैं अशांत। शांत के आगे अ लगा दो, अशांत दशमलव संख्या। और अशांत दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। देखो दोनों में कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल है सर इसमें दशमलव के बाद संख्याएं रुक नहीं रही, लेकिन एक बात कॉमन है, यहां पे एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती जा रही है। क्या होती जा रही है? एक ही अंक की आवृत्ति बार बार होती जा रही है। तो इसे अशांत बोलने के साथ साथ हम आवृत्ति भी बोलेंगे, एक ही अंक की आवृत्ति हो रही, तो इसे हम कहेंगे बेटा इसे हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव। और ये भी अशांत है, लेकिन इसमें किसी अंक की आवृत्ति हो रही है क्या बार बार? नहीं, तो इसे हम बोलेंगे अनावृत्ति। आवृत्ति के आगे अन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनावृत्ति दशमलव। चलो हम इसका वर्गीकरण करते हैं। दशमलव संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्या। तो जो शांत दशमलव होती है उनका दशमलव प्रसार रुक जाता है, जैसे 1.2, 2.25 आदि ETC, है ना। दशमलव शांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं
ये लिखे हुए सर उदाहरण, पर ये भी दो प्रकार की होती है। तो अशांत दशमलव संख्याओं के को भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहली पहली कौन सी? अशांत होने के साथ साथ क्या हो, एक ही अंक की आवृत्ति हो तो क्या बोल देते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। और इसमें तो आवृत्ति, इसमें क्या आ जाएगा? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। ये कैसी होती है? जैसे एक उदाहरण लिखें तो 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती जाएगी। या फिर 1.22222 ऐसे चलता जाए, है ना। और इसमें कैसी संख्याएं आएगी? तो इसमें आएगी बच्चों ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो अशांत तो हो, जैसे 1.259137 कुछ भी आ रहा हो रेंडम पर चलती जाए, ठीक है। अब आती है थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उन अभाज्य संख्याओं का जो अंडर रूट होता है वो भी अशांत आवृत्ति दशमलव होता है। सर समझ में नहीं आया तो इधर देखो बेटा, जैसे √2, √5, जब आप सर्च करोगे √2 का मान क्या होता है, √5 का मान क्या होता है, तो इनका मान फिक्स नहीं होता। इनका मान एक दशमलव के बाद √2 का मान एक दशमलव के बाद चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, दशमलव के बाद रुकने का नाम नहीं लेता। आप गूगल करके देखना √2 का मान, तो गूगल भी आपको पॉइंट के बाद 6-7 नंबर बताएगा, उसके बाद ऐसे डैश डैश करके लिख देगा कि इसके आगे भी भाग जाता है। मतलब √2 कैसी संख्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। इसका दशमलव प्रसार आगे कहीं भी शांत नहीं होगा, नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसी प्रकार बेटा पाई कैसी संख्या है? तो पाई अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। आपने देखा होगा सर पाई का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलते हो सर 3.14 या 22/7। तो 3.14 क्या वास्तविक मान होता है क्या पाई का? तो मेरे लाडलों, पाई का मान 3.14 नहीं होता है एग्जैक्टली, वो हम लगभग मानते हैं 3.14। वास्तविकता में पाई का मान 3.14 के आगे भी चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है ना। क्या कहा मैंने? 3.14 के बाद भी पाई का मान चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। जैसे ये संख्या जाती जा रही है, जाती जा रही है, इसी प्रकार पाई का मान भी चलता जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। तो पाई कौन सी संख्या होगी आपके? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और अभी हमें कुछ संख्याएं और लिखनी बाकी है इसमें पूर्णांक संख्याओं में। उससे पहले मैं आपको दो संख्याओं के बारे में और बताता हूं। लिखेंगे हम अगले बोर्ड, दोबारा इसे मिटाने के बाद लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपने पढ़ी 9th में, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां पे ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q क्या होते हैं बेटा? जहां P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है। जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर ना हो, यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। साथ के साथ जो P व Q है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कह देते हैं? परिमेय संख्याएं कह देते हैं। अब मेरा प्रश्न है, और जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं, है ना। तो मेरा प्रश्न है बेटा, क्या सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है क्या?
बोलो, क्या सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है क्या? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल हाँ सर, होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, ये -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3/1 लिख सकता हूं। -3 को और क्या लिखा जा सकता है? तो -6/2 लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है? -3 को -9/3 लिखा जा सकता है, तो भी -3 आ जाएगा। यानी -3 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 1 को भी p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, वो सब क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्याएं होती है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि सर जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय है। अच्छा, अब बात करते हैं हम दशमलव संख्याओं की। क्या दशमलव संख्याओं में पहले बात करते हैं शांत दशमलव संख्याओं की। क्या जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं वो उन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो हम देखते हैं। सर 1.2 है, तो 1.2 को हम क्या करते हैं? देखो बच्चों, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, क्या आ गया? 12/10। काटो, 6/5, 2 से कटेगा 6 आएगा, 6/5 लिखा जा सकता है। यानी कि जो शांत दशमलव संख्याएं हैं बेटा, उन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये शांत, जितनी भी दुनिया की शांत दशमलव संख्याएं वो भी क्या हो जाएंगी? मेरे लाडलो बोलो, वो भी हो जाएगी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं अशांत दशमलव संख्याओं पे। अशांत दशमलव भी दो प्रकार की। तो पहले अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं की बात करते हैं। तो बताओ, अशांत आवर्ती दशमलव कौन सी संख्या होती है? परिमेय की अपरिमेय? इन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा सर नहीं लिखा जा सकता। लेकिन जितनी भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है उन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे 10/3। जैसे ही आप 10 में 3 का भाग दोगे, जैसे ही बच्चों आप 10 में 3 का भाग दोगे, तो देखो 3 तिया 9, बचा 1। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाई, 0 आया। फिर 3 बार भाग गया, आया 9, बचा 1। फिर 0 लगाई, फिर 3 बार भाग जाएगा, बचेगा 9। फिर एक शेषफल बचेगा। इस प्रकार फिर 3 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों भाग चलता ही जाएगा। भाग कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये जो संख्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है या नहीं है? तो इस संख्या को 10/3 के रूप में अर्थात p बटा क्यू के रूप में हमने लिखा या नहीं लिखा? तो बिल्कुल लिखा। यहां पे मैं लिख देता हूं 10/3, है ना? ये एग्जाम्पल, ये भी क्या है? एक प्रकार की अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है ना? तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सर ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय। अशांत अनावृत्ति दशमलव, अब बची अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, इन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपका फिर दिमाग खराब होगा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो पाई को बोल रखा है कि पाई अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या होती है, लेकिन पाई को तो हम p बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं हम तो पाई को। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लाडलों। पाई जो है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। पाई का मान 22/7 भी नहीं होता है एग्जैक्ट। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। ध्यान रहेगा, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। ये क्या होती है? पाई कौन सी संख्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान कभी भी एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। पाई का लगभग मान 22/7 लेते हैं बेटा हम कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए। तो क्या होती है? इन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो पाई को भी कभी हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। 22/7 नहीं लिखा जा सकता, वो तो हम लगभग मान
मानते हैं एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। तो जितनी भी संख्याएं थी बच्चों, मैंने उन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में भी आपको लिख के बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, भाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, सहभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं तक बात कर ली थी हमने पूर्णांक संख्याओं में, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चौथा नंबर डालेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, इन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, पर चलो इंग्लिश नहीं लिखते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। दो परिभाषा लिखी, जिसमें से एक परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती। और ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती, अभाज्य संख्याएं कहलाती। और भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनफल हो, गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। चलो मैं लिख के बताता हूं बेटा। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती। देखना बच्चों, जैसे 6 के गुणनखंडों की, फिर से ध्यान देना बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? गुणनखंडों की। तो 6 के गुणनखंड, एक का भाग जाता है 6 में, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो 6 के कितने गुणनखंड होते हैं? 4। तो हाँ, 6 कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से ज्यादा, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कह देते हैं। तो 6 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 9 भी एक भाज्य संख्या है, 12 भी एक भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है, 14 भी है। इस प्रकार कई भाज्य संख्या है ना बच्चों, आदि। अब हम कुछ आपको एक नोट लिखवाता हूं बच्चों। एक बात बताना मेरे लाडलो, एक कौन सी संख्या है? एक को आप भाज्य संख्या बोलेंगे या अभाज्य संख्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। एक भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या होती है? तो ध्यान से परिभाषा पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो तो अभाज्य संख्या होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। और जो संख्या 1 है उसके गुणनखंड कितने होते हैं? तो सर संख्या 1 है तो उसका तो एक ही गुणनखंड होगा, वो भी 1, उसके अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं। यानी न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। तो देखो नोट डाल के लिखता हूं बेटा। संख्या एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है।
अच्छा, नोट नंबर 2 देखना बेटा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। यह आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है क्वेश्चन में। भाज्य संख्या क्या हो, कौन सी होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अगर मैं संख्याओं की एक की बात करूं तो एक तो ना तो भाज्य ना अभाज्य, फिर एक के बाद नंबर आता है 2 का तो 2 तो अभाज्य संख्या है, फिर नंबर आता है 3 का, 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर नंबर आता है 4 का तो 4 भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे, या फिर चलो सबसे छोटी यही लिख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चे। तो वो 2 होगी, क्योंकि एक तो भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आती है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। अच्छा, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एकमात्र समअभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जो अभाज्य भी और सम भी हो तो केवल 2 होती है बच्चों। उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है सब कौन सी होती है, विषम संख्याएं होती है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 सब विषम संख्याएं होती। तो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य हो वो क्या है, 2। बोलो, ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या होगी। अब हम अगली परिभाषा आती है सहअभाज्य संख्याओं की। नया टॉपिक डाल लो, सहअभाज्य संख्या। ये आपके 1.2 एक्सरसाइज में काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सहअभाज्य संख्याएं। किसे कहते हो सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। सहअभाज्य संख्या तो ऐसी 2 संख्याएं, ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी भी 2 परिभाषाएं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक दूसरे में भाग न जाए, जिनका एक दूसरे में भाग नहीं जाए, है ना, और जिनमें ऐसी कोई कॉमन संख्या भी ना हो जो उन्हें विभाजित करती हो। बोले सर कुछ समझ नहीं आया, तो सुनना बेटा ध्यान से। जैसे 15 व 16 होगी। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 2 संख्याएं, एक तो है 15 और एक है 16। क्या 15 का भाग 16 में जाता है, नहीं जाता सर। क्या 16 का भाग 15 में जाता है, तो नहीं जाता सर। क्या ऐसी कोई संख्या है, ध्यान रखना, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या है क्या एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित करती है, नहीं सर। क्यों, क्योंकि 2 है, वो 2 संख्या 2 है, वो 15 को विभाजित नहीं करती, 16 को करती। संख्या 3 है, वो 15 को विभाजित करती है लेकिन 16 को नहीं करती। संख्या 4 है, वो 16 को विभाजित करती है लेकिन 15 को नहीं करती। यानी ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं हो, उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो। तो सहअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुई बच्चों, ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित न करें, न 15 16 को करे, न 16 15 को करे, एक दूसरे को विभाजित ना करे। साथ ही ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो जो दोनों को क्या करती हो, विभाजित करती हो, एक के अलावा, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। ऐसी संख्याएं आपसे पूछी जा सकती है परिभाषा भी ऑप्शन में। ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हो, ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हो, एक दूसरे को विभाजित नहीं करे, साथ ही दोनों संख्याएं किसी उभयनिष्ठ संख्या से विभाजित न हो। दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो, किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो, किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है।
जैसे उदाहरण के लिए 12, 13 व 15 व 15, 16। 15, 16 भी सहभाज्य है। क्या 12, 13 सहभाज्य? बिल्कुल है सर। 12 का भाग 13 में नहीं जा रहा, 13 का भाग 12 में नहीं जा रहा। और ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है 12 और 13 से जो 12 को भी विभाजित करे और 13 को भी करे। किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। एक ही संख्या से विभाजित न हो, या एक चीज और लिख लेना बच्चों, विभाजित न हो एक के अतिरिक्त। एक तो आप एक को भी गिन लें, एक के अतिरिक्त सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, उदाहरण हो गया। अच्छा, सहभाज्य संख्याओं की एक और परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो बच्चों? एक हो। एचसीएफ एक हो। अब एचसीएफ तो हमने पढ़ा नहीं, फिर भी परिभाषा लिख लेते हैं। जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। तो देखो, या करके क्या लिखूं? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? जिनका एचसीएफ एक हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती। 12 और 13 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा बेटा। 15 और 16 का एचसीएफ निकालोगे तो भी 1 आएगा। वो हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे तो उसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। ये लोग दो संख्याएं, दो प्रकार की संख्याएं और पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, जो कि हम पहले कर चुके हैं। एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, बात करते हैं परिमेय संख्याएं। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। एक होती है अपरिमेय संख्याएं, वो बाद में वो करेंगे। तो परिमेय संख्याएं आप लोग जानते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q दोनों क्या होने चाहिए? P व Q दोनों पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्याएं आपने पढ़ रखी है, P व Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसकी भी दो परिभाषाएं होती है। अपरिमेय संख्याएं, या तो आप सीधा सीधा बोल दें कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर आप कह सकते हो अपरिमेय संख्याएं कौन सी आई थी बताओ? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। वही, उन्हीं तो हमने क्या बोल दिया था, अपरिमेय संख्याएं होती है, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो दो परिभाषाएं होगी बच्चों। एक तो होगी ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय होती, परिमेय नहीं हो। तो ये तो होगी फर्जी डेफिनेशन, है ना। असली डेफिनेशन तो ये है, अथवा करके मैं स्टार वाली डेफिनेशन लिखवाता हूं। ऐसी संख्याएं या फिर अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पाई,
3.333, सॉरी ये तो परिमेय हो जाएगी। 3.333 3.2379127 टेस्ट चलती जाए, रुकेंगे। इसके अलावा √2 √5 etc। और परिमेय संख्याएं तो आप जानते ही है ना, तो उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, है ना। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी संख्याएं समझ में आई होगी, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अगली वीडियो में बच्चों एचसीएफ और एलसीएम कवर करेंगे। एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले हो सकता है मैं आपकी 10-15 मिनट की एक क्लास अपलोड करूं, जिसमें हम इन संख्याओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें बेटा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा जो 1 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम से आएगा, है ना बच्चों। एचसीएफ एलसीएम का तो फिक्स है, वहां से तो 90% क्वेश्चन आना तय है, पर कहीं ना कहीं 10% चांस संख्याओं के भी होते हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको जाते जाते बच्चों एक नोट और लिखवा के जा रहा हूं, और नोट पे ध्यान देना बच्चों। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। मैंने लिखवा दिया है बच्चों। चलो लाडलो, अब बात करते हैं हमने जो संख्याओं के बारे में अब तक पढ़ा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो बेटा, पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.37 के ऊपर बेटा जो ये लाइन है ना, इसे हम बार बोलते हैं। 2.37 के ऊपर ये जो लाइन है, इसे हम बार बोलते हैं। इस बार का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं बार। इस बार का जो मतलब होता है वो होता है कि ये जो 37 है, 3-7 है, यह बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। 3-7 3-7 फिर 3-7 फिर 3-7, ऐसे चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इससे बेटा आप क्या समझते हो, ये कौन सी संख्या है? क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं सर, पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो पूरी पूरी हो, जो पूरी पूरी हो, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या ये बेटा ऑप्शन ए, इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या ऐसी होती है जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा, और परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हैं? तो सर जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है सब परिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती है वो सारी भी परिमेय होती है। और जितनी भी अशांत आवृत्ति, अशांत 2 प्रकार की होती है, एक तो अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। तो जितनी भी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं होती है वो भी हमारी कौन सी संख्याएं होती? परिमेय संख्याएं होती। तो क्या ये अशांत है क्या? है। तो अशांत में कौन से प्रकार का है, अशांत आवृत्ति या अनावृत्ति? तो हम देखेंगे सर ये अशांत आवृत्ति है। इसमें 37, एक ही नंबर 37 की बार बार क्या होती जा रही है? आवृत्ति होती जा रही है। तो ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है बच्चों? तो ये अशांत आवृत्ति संख्या है, अशांत आवृत्ति संख्या है। तो अशांत आवृत्ति संख्या है, अर्थात ये कौन सी संख्या हुई बेटा? परिमेय संख्या हुई। तो क्या ये परिमेय संख्या है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल सर ये एक परिमेय संख्या है। बोलो क्लियर है बच्चों? अब दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है कि बताओ पाई कौन सी संख्या है? पाई के बारे में तो पाई मैंने आपको बताया था, पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना बच्चों? क्या पाई परिमेय संख्या है क्या? नहीं। अगर पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, मेरे लाडलो अगर आपसे पूछ लेता 22/7 एक प्रकार की है
परिमेय की अपरिमेय, तो 22/7 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। जबकि पाई 22/7 के बराबर आप लिखते हो, पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो अगर हमसे पाई का पूछेगा तो अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो भाज्य संख्याएं भी आप जानते हो, विषम संख्याएं भी आप जानते हो, तो ऐसी संख्या जो भाज्य भी हो विषम भी हो वो कौन सी है और सबसे छोटी होनी चाहिए? तो एक विषम संख्या तो है, एक विषम संख्या तो है, पर एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि भाज्य वो होती है जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, अभाज्य वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। इस एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, अतः एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो ये भाज्य तो कहीं से भी नहीं है। उसके बाद तीन विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। 7 विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है 7। ऐसी संख्या जो विषम होने के साथ साथ क्या भी हो, भाज्य भी हो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इन चारों में? डी, क्योंकि 9 जो है वो विषम भी है और भाज्य भी है। बात समझ में आएगी मेरे लाडलो? आगे चलो, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, वापस वही क्वेश्चन बेटा, संख्या भाज्य हो लेकिन सम हो। तो देखो, सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है, पर 2 क्या भाज्य होती है क्या? नहीं, 2 अभाज्य होती है, तो ये गलत है। उसके अलावा 4 क्या भाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है सर। क्या सम संख्या है क्या? बिल्कुल है सर। क्या सबसे छोटी है क्या इनमें? बिल्कुल है सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। भाज्य भी है सम भी है, तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, 5वें पे चलो बच्चों, एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंडों की, नहीं, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कितने गुणनखंड होते हैं एक अभाज्य संख्या के? तो हमें पता है, अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी है, एक अभाज्य संख्या के केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। तो कहां है 2? ये रहा, 2 गुणनखंड। ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 6वां और 7वां थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सुनना बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शांत दशमलव वाली भी होती है और अशांत आवर्ती दशमलव भी को भी परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं शांत प्रकार की भी होती है और अशांत प्रकार की भी होती है। तो ये पूछ रहा है इन परिमेय संख्याओं में से कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है? तो जाहिर सी बात है, आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, भाग देने तो हम बैठेंगे नहीं। काफी बड़ी बड़ी संख्याएं आप भाग दोगे तो काफी समय बर्बाद होगा बच्चों। तो कैसे करें सर? तो इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, कोई भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा यदि, अब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी बच्चों। यदि p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखी है तो उसके जो हर है q है, q के आप अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 आए या 5 आए। क्या कहा बच्चों मैंने? या तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 आए या 5 आए, या 5 व 2 दोनों साथ आ जाए। इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों में ना आए तो वो संख्या, वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों? शांत होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं 12/10, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 12 में 10 का भाग देंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। बोले सर वो तो ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन कारण क्या है? इस 10 के आप अभाज्य गुणनखंड करो जो हर में है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होंगे क्या बच्चों? तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या 2 × 5 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, 12 अगर मैं 64 ले लूं, 12 में क्या ले लूं? 64, तो इसका दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या है तो दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 64 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 आया 32, फिर 2 का किया तो आया 16 बच्चों, फिर 2 का गया 8 आया, फिर 2 का गया 4 आया, फिर 2 का गया 2 आया, फिर 2 का गया 1 आया। यानी कि 64 के अभाज्य गुणनखंडों में हम देखते हैं कि 2 के अलावा और कोई भी संख्या
नहीं आ रही है। और हमें क्या पता है कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड करें, किसी भी परिमेय संख्या में यदि हर के अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें या तो केवल 2 आ रहा हो या केवल 5 आ रहा हो, या हो सकता है 2 और 5 दोनों आ जाए, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आए, तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। ठीक है बच्चों, ये बात मैं नोट करके लिखवा दूंगा, आपको नोट लिखवा देंगे। तो यहाँ पे केवल 2 आ रहा है, अतः हम बिना भाग दिए बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, वो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बच्चों। चलो इसे मिटाते हैं, मैं आपको ये नोट लिखवा देता हूं, नोट लिखवा देते हैं। नोट, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल दो या केवल पांच या फिर अथवा दोनों का मतलब 2 व 5, अथवा दोनों 2 व 5 आते हो, अन्य कोई संख्या ना आती हो, और अन्य कोई संख्या ना आए। ठीक है, ये नोट कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पे क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या? चेक करते हैं सर, हर को लेते हैं 165 के अभाज्य गुणनखंड की, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? 2 का तो जा नहीं रहा, तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 3। तो 3 का क्या भाग जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है। 5 तिया 15, 1 बचा, फिर 5 तिया 15। उसके बाद 55 में किसका जा रहा है सर? न 2 का न 3 का। अब अगली संख्या क्या आती है? 5 का जा रहा है सर। कितना आया? 11। फिर इसमें किसका जा रहा है? 11 का 1, यानी अभाज्य गुणनखंडों में 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। केवल 5 आता तो शांत होता, लेकिन 5 के अतिरिक्त 3 व 11 भी आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। केवल या तो 2 आना चाहिए या फिर केवल 5 आना चाहिए बच्चों। चलो दूसरा चेक करते हैं, 30 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 15, फिर 3 का जाएगा, 5 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड 9th क्लास से आते होंगे बच्चों। 2, 3, 5, यहां पे भी संख्या 2 आ रही है, 5 भी आ रही है, लेकिन समस्या कहाँ है कि सर 2 और 5 के अलावा साथ साथ 3 भी आ रही है, नहीं आती, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता बच्चों? शांत होता है ना, यानी कि ये शांत नहीं है। 625 के अभाज्य गुणनखंड करके देखना तो बच्चों क्या आ रहा है? 5 का गया सर 125 बार, फिर 5 का गया सर 25 बार, फिर 5 का गया सर 5 बार, फिर 5 का गया सर 1 बार। इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में क्या केवल 5 आ रहा है क्या? अर्थात इसका क्या मतलब है कि सर इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। डी चेक करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना। आगे चलते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। तो देखो बच्चों, क्या एक परिमेय संख्या है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखो, अपरिमेय संख्या इस प्रकार की होती है, √2, √3। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है,
और अपरिमेय संख्या में हमें योग करना है एक परिमेय संख्या का। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या है सर? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का योग किया तो ये जो संख्या बनी ये क्या होगी बच्चों? ये क्या होगी? 4 प्लस अंडर रूट। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जब भी किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या या तो जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए अथवा भाग की जाए, हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी आपको जिस भी संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई दिख जाए या घटती हुई दिख जाए या फिर गुणा होती हुई दिख जाए या फिर भाग होती हुई दिख जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो संख्या बनेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा व भाग क्या होता है बच्चों? अपरिमेय होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि सर यदि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ी जाए, योग किया जाए, चाहे उसका अंतर किया जाए, हमेशा जो बनेगी संख्या वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। हम ऐसा सिद्ध भी करेंगे बच्चों, है ना? 1.2 में सिद्ध करेंगे एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणा। अच्छा, गुणा अगर मैं ऐसे बोल दूं 3 अंडर रूट 3 तो एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुणा किया तो बना 3 अंडर रूट 2, तो ये कौन सी संख्या होगी? पक्की बात है अपरिमेय संख्या होगी। अगर 3 में से अंडर रूट 2 घटाऊंगा तो कौन सी संख्या आएगी? तो अपरिमेय संख्या आएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, मैं नोट करके लिखवा सकता हूं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, साथ में आप गुणा व भाग भी लिख लें। गुणा व भाग एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम पर बात करेंगे बेटा। ठीक है।